जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम की हम बात करें तो जनवरी में प्रस्तावित हो चुका है, तो इसका एग्ज़ाम जनवरी में शुरू हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं बिहार सिविल कोड की, तो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम भी हम बात कर लेते हैं। इसका भी जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावना है, तो उस तरह हम बात कर लेते हैं। उसके लिए जिस भी एग्जाम में समान अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आज की सेट स्टार्ट करने से पहले हम एक्स्ट्रा डोज के हम पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा डोज के बारे में जान लेते हैं। आज यूरोपीय के बारे में, यानी कि हर सेट में हम कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो हम और भी आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करें, और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की यूरोपीय कंपनी के बारे में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है और ये हमारा भारत है। तो जब भी सबसे पहले यूरोपीय जब भी आए थे, यूरोपीय जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से के ऊपर में यूरोपीय यानी कि यूरोप आ जाता है। तो यूरोप जो आता है, तो यूरोपीय जो सबसे पहले भारत मतलब भारत ही आ रहे थे। वो क्या हुआ, जैसे आते समय कहीं हम ही लोग जो कहीं नई जगह पर जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो भटक के दूसरी जगह चल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है यूरोपीय जो इस मार्ग से होकर, यानी कि यहाँ से होकर जो यहाँ भारत यहाँ आना चाहता था, यहाँ आना चाहता था, लेकिन वो क्या हुआ, मार्ग को भूल गया। मार्ग भूलने के बाद जो है वह जो यहाँ पे चला आया, कहाँ पे, जहाज़ से, पानी की जहाज़ से। यहाँ देख सकते तो उसमें एरोप्लेन्स वगैरह सब याद ही नहीं चलते थे, पानी मार्ग से ही, समुद्री मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह जाया करते। तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप मार्ग पे पहुँच गया, यानी कि दक्षिणी सिरे पे, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर यहाँ पे पहुँच गया। केप प्रायद्वीप यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे देख सकते हो सबसे दक्षिणी प्रायद्वीप पर यहाँ आ गया। वो जब भी आया तो यानी कि 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर, यानी कि भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा, यानी कि बंदरगाह पहुंचा। ये भारत की बात हो जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ सबसे पहले जो वहाँ पहुंचा, तो बार्टोलोमी डायस जो था, जो सन जो है 1450 से 29 मई 1500 के बीच में एक पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता थे, यानी कि बार्टोलोम, ये याद रखना है। बार्टोलोम डायस जो था ये भारत ही आ रहे थे, लेकिन भटक कर अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंच गए। तो और 1488 में वह अफ्रीका पहुंच गया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे पहुंच गया, अफ्रीका के दक्षिणी नोक पे पहुंच गया, यानी केप ऑफ गुड होप मार्ग, यानी कि केप प्रायद्वीप के, यानी अफ्रीका के दक्षिणी नोक पे यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे ही मतलब वो भटक के यहीं पे उसका खेल खत्म हो गया। तब जाके जो दोबारा फिर भारत आया, कौन, 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा, कालीकट बंदरगाह, यानी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जहाज के द्वारा यहाँ से ऐसे करके आया और पश्चिमी तट पर यहाँ पे पहुंचा, कालीकट, यहाँ केरल के कालीकट पे पहुंचा। तो पहुंचकर यूरोपीय भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज किया, यानी यहीं पे जो है नई समुद्री मार्ग की खोज किया। कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने, पुर्तगाली वास्को डी गामा ने। यहीं पे वो आया था, उसका मेन मकसद था यहाँ पे मसाला के व्यापार करने के लिए, मसाला की खोज में यहाँ पे आया था, क्योंकि केरल में जो है मसाला का सबसे सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, इसीलिए मसाला की खोज में आया। और अफ्रीका महाद्वीप में एक बात और याद रखते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वप्रथम जो है मानव का परमाणु, यानी कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में ही माना जाता है। और वहीं भारत में पूछे तो गोदावरी नदी बेसिन में मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम माना जाता है, भारत में गोदावरी नदी बेसिन में, और विश्व में बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। अब वहीं बात करते हैं यूरोपीय कंपनी की, बात कर लेते हैं आने का क्रम। ये नहीं कि यहाँ से आपको एक नंबर जरूर मिलने की प्रबल संभावना, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछ ले जाते हैं। तो वहीं बात करते हैं यूरोपीय कंपनी के आगमन, भारत आगमन, कंपनियों का भारत आगमन। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया था 1502 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में यहाँ आया था। वहीं बात करते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बात करें तो 1616 में आया था, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आया था, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था। ये
आपको याद रखनी है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का भी प्रयास करें। चलिए हम बात कर लेते हैं आज के प्रश्न की। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। अष्टभुज यानी कि ऑक्टोपस, घोंघा जिसको स्नेल कहते हैं, अष्टभुज को ऑक्टोपस और घोंघा को स्नेल कहते हैं, सिपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो यह किसको किस फाइलम में शामिल किया जाता है? यह मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। घोंघा, सीपी, ये सारे के सारे जो भी है मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। और मोलस्का संघ के प्रमुख लक्षण की हम बात करें तो इनके द्विपार्श्विक सममित पाई जाती है। और इसमें जो खुला संवहनी तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र के लिए उत्सर्जन तंत्र के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है, जैसे घोंघा, सिपिया आदि, ये सारे जो है ऑक्टोपस यानी कि मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? त्याग समुद्र की। बाकी जो है पंडित चोल, गंगेकोट, ये सारे जो है मतलब कि वह पदवी धारण की थी, त्याग समुद्र की पदवी धारण नहीं किया था। अब वही बात करते हैं विजयालय की हम बात करें तो इसमें चोल राजा जो विजयालय था नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। अब वही बात करते हैं चोल सम्राट का वास्तविक संस्थापक की हम बात करें तो परांतक फर्स्ट को माना जाता है। परांतक फर्स्ट को चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है? ये आपको पता ही है, सांझ या भोर का तारा किसे कहा जाता है? ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह या शाम का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और चमकीला यानी कि शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और मैगलन ने अंतरिक्ष यान को रडार में मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 ईस्वी में भेजा था, यानी कि 89 में भेजा था। और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह, यानी कि बुध और ये जो शुक्र है, इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि चंद्रमा नहीं है। और सबसे भारी ग्रह की हम बात करें तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दूध उत्पादन के लिए कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? दूध उत्पादन के सर्वाधिक उत्पादन के लिए जो चलाया गया कार्यक्रम था श्वेत क्रांति था। किनके द्वारा चलाया गया था? वर्गीज कुरियन के द्वारा यह चलाया गया श्वेत क्रांति था। अब वही बात कर लेते हैं हरित क्रांति की, तो इसमें खाद्यान्न उत्पादन से जैसे गेहूँ, चावल आदि उत्पादन के लिए हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। नीली क्रांति की हम बात करें तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति की बात करें तो यह तिलहन उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति। अब वही बात करें तो और सारी क्रांति की, तो सुनहरी क्रांति के फल साग सब्जी उत्पादन में सुनहरी क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें तो मांस टमाटर उत्पादन के संबंधित है। कृष्ण क्रांति की बात करें पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। अब वही बात करते हैं पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है के सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य, ये रहा सूर्य, ठीक है, ये सूर्य के जो इर्द गिर्द ऐसे घूमती है पृथ्वी, यह इसका सर्वोत्तम सिद्धांत किस निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रदान करती है? तो यह आधार हम मानते हैं ऋतुओं का बदलना, यानी कि पृथ्वी जो घूमती है तो इससे क्या होता है? यानी कि ऋतु का बदलना, यानी कि मौसम बदलता है, इसके कारण मौसम बदलता है। और यह सर्वप्रथम किसने खोज किया? कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हम बात करें तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड वेग से चक्कर लगाता है। और भू परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है, यानी कि भूमि के परिक्रमण के कारण जो है भू परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि होती है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, यानी कि मून है, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब याद रखना, वही बात करते हैं 21 मार्च, ठीक है, और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। कब? या ये खूब पूछे जाते हैं एग्जाम, ये याद रखनी है। 21 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया था? तो यह किस देश ने किया था? नेपाल ने किया था।
नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, समझ सकते हैं। और नेपाल से ही हमारा हाल ही में विवाद हुआ था, काला पानी विवाद जो था नेपाल भारत के बीच में। और ऐसे ही नहीं होता, ऐसे चीन जो धोखेबाज चीन है उकसा देते हैं इसीलिए भारत से, ताकि लड़ाई करे, इसके कारण जो है भड़क गए थे। और वहीं बात कर लेते हैं निम्न में से सबसे छोटा आयन कौन सा है। तो सबसे छोटा आयन की हम बात कर लेते हैं, तो ये है सबसे छोटा आयन, देख सकते हैं। तब वहीं बात कर लेते हैं, सबसे छोटा आयन है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया के को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो बात कर लेते हैं किसकी क्रिया कहते हैं, प्रकिण्वन यानी कि एंजाइम की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति बिहार में, यानी कि द्वितीय नहीं चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये कश्मीर में हुआ था। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ये कुंडलवन, ये याद रखनी है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं, यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में, फर्स्ट शताब्दी में हुआ था। किसके काल में, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और वसुमित्र की अध्यक्षता में, यानी कि वसुमित्र की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो अजातशत्रु के काल में राजगिरी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की हम बात करें तो कलाशोक के शासन काल में वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी के ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की हम बात करें अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्म ने किया था, मोगलीपुत्र तिस्म के द्वारा किया गया था। अब वही बात कर लेते हैं, तीन जो बौद्ध संगीति जो है बिहार में ही हुआ था। इसका ट्रिक कैसे याद करना है बौद्ध संगीत का, रा वे पा कु ऐसे याद करना है। तो रा से राजगीर हुआ, वै से वैशाली हुआ, पा से पाटलिपुत्र हुआ, क से कश्मीर हो गया। ये तीन जो है प्रथम द्वितीय तृतीय जो है बौद्ध संगीति बिहार में हुआ था। और चौथा जो बात करते हैं कश्मीर कुंडलवन में हुआ था, ऐसे आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं महरौली का लौह स्तंभ संबंधित है। महरौली का लौह स्तंभ किससे संबंधित है, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कभी कभी पूछ ले जाते हैं विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 की बात करें तो कौशिक बसु को दिया गया। अब वहीं बात कर लेते हैं लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक की बात करें कविता राव है। अब बात कर लेते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य की हम बात करें तो यह कौन सा राज्य है, तो यह मिजोरम हो जाता है। और सर्वाधिक वन की बात करें तो सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे, वन मध्य प्रदेश में। आप प्रतिशत सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम हो जाता है। अब बात करते हैं 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन बनी है। तो भारत की पहली ग्राम पंचायत की बात करें तो पुल्लमपाड़ा यानी कि केरल में है, ये बनी है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, सबसे कम वाला बिहार है, आप सभी को पता ही है। और सर्वाधिक लिंगानुपात में केरल में ही है, केरल सबसे सर्वाधिक है। और वहीं हरियाणा की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरियाणा है। बात करते हैं भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी। किस अंग्रेजों के समय पर पहली बार जनगणना हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। और 1881 ईस्वी में रिपन के काल में नियमित जनगणना यानी कि 10वीं जनगणना की शुरुआत हुआ था 1881 ईस्वी से, ये याद रखना है, खूब पूछे जाते हैं सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन। अब बात करते हैं अभिनव भारत, ये भी खूब पूछे जाते हैं, नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी किसने, बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ये खूब पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहे जाते हैं, माने जाते हैं। वहीं बात करते हैं बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बोरीवली ऐसे नाम से भी पता चलता है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, तो देख सकते हैं शिव कुमार संतूर वादक, ये सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, सही है। अब वहीं बात कर लेते हैं
बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई वादक संबंधित है, तबला वादक नहीं है, ये गलत है। बिस्मिल्लाह खां जो है एक शहनाई वादक है। बिरजू महाराजा कथक नृत्य से संबंधित, ये भी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, ये पहले भी क्वेश्चन में हम चर्चा कर लिए, बुध और शुक्र के पास ये एकमात्र ये दो ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये याद रखनी है आपको। वहीं बात करते हैं नवंबर 2022 में कौन सा देश मलाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी की है, तो 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है, तो जापान के द्वारा किया गया है। अब मालाबार युद्ध अभ्यास की हम बात करें तो ये क्वाड समूह के द्वारा किया जाता है। क्वाड क्वाड यानी कि देश समूह के द्वारा ये मालाबार युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। और इसमें कितने देश शामिल है, तो ये पहला नंबर तो इंडिया शामिल है, इंडिया, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है और यूएसए शामिल है। 4 देशों के साथ मिलकर जो है ये मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। ये क्वाड समूह का ये युद्ध अभ्यास है, ये याद रखनी है। और क्वाड की स्थापना 2007 में हुआ था, ठीक है, ये याद रखनी है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सुझाव देना तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।